प्रॉपर्टी नंबर 2 से शुरू कीजिए। सॉरी, विशेष स्थिति क्या पढ़ रहे हैं? यस सर। सिचुएशन नंबर 2, यदि थीटा बराबर 180, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। एक की डायरेक्शन इस तरफ होगी, दूसरे की डायरेक्शन अलग दिखेगी। इस तरह से बनेगा। अगर वेक्टर इस तरफ बनेगा तो वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसे, ठीक है? ये अपोजिट वेक्टर्स बन जाएंगे। ऐसे केस में हम cos पर 80 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे -1, सही है? cos 180 की वैल्यू आपको मिलेगी -1। हमारे पास फॉर्मूला है रिजल्टेंट के लिए, r = √, यहाँ a की जगह पर शायद pq लिखे हुए थे, ठीक है? चेंज कर देते हैं, एक ही तरीके में रहेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ था p² + q² और यहाँ पर आएगा 2pq cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू -q है, सॉरी -1 है, यहाँ तो +2pq था, ये बन जाएगा -2p। फिर आप पहली बार अपने लिख लीजिएगा 2pq, ब्रैकेट में लिखिएगा -1 cos थीटा की वैल्यू, ये बन जाएगा √p² + q² -2pq, यानी a² + b² -2ab टाइप। तो ये लिखा जाएगा √p - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे, लिखा जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू p - q। ये हटा दीजिएगा ब्रैकेट। यानी अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, दिशाएं उनकी विपरीत हैं, तो फिर उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होगा, ठीक है? डिफरेंस के इक्वल स्टेटमेंट लिख लीजिए एक लाइन का। यदि वेक्टर p तथा वेक्टर q, यदि वेक्टर p तथा वेक्टर q विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो उनका परिणामी, यदि वेक्टर p तथा वेक्टर q विपरीत दिशा में है, तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होगा, उनके अंतर के बराबर होगा। और इसे देख के आप बता सकते हैं कि पहला वाला जो कंडीशन था उसमें वेक्टर r यानी दो सदिशों का जो हमने परिणामी निकाला तो वो अधिकतम था। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनका परिणामी अधिकतम आएगा क्योंकि p + q के बराबर था, पर इस वाले केस में परिणामी न्यूनतम आएगा क्योंकि दोनों के अंतर के बराबर, ठीक है? ये वाला मिनिमम कंडीशन। नंबर 3, तीसरा वाला देख लीजिए, हम इस साइड तक करते हैं। स्थिति नंबर 3, तीसरे में कह रहा है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो जाए तब क्या होगा? यदि थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तो cos थीटा या cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है? तब हम फॉर्मूला लिखेंगे r = √p² + q² + 2pq और साथ मल्टीप्लाई में आएगा 0। ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो गया, आपका आंसर बन जाएगा r = √p² + q²। अगर दो सदिश एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं इस तरह से वेक्टर p और वेक्टर q, तो उनका परिणामी r √p² + q² से लिखा जाएगा। ये है तीसरे नंबर की स्थिति। तीसरा वाला इरेज कर लें, सॉरी सेकंड वाला। स्थिति नंबर 4, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में बता रहा है यदि दो सदिश एक दूसरे के बराबर, वेक्टर p बराबर वेक्टर q, तो जब दो सदिश बराबर हो जाएंगे उनके लिए बता रहा है कि जो परिणामी होगा उसकी दिशा क्या होगी। हमने इससे पहले जब वियोजन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें किसी वाला टॉपिक को भी पढ़ा, डायग्राम हमने ऐसे बनाया था, यहाँ पर लिखा हुआ था वेक्टर p, एक साइड लिखा हुआ था वेक्टर q, बीच में परिणामी दिखाया था विकर्ण के अंदिश, ये लिखा हुआ था वेक्टर r। इनके बीच का जो कुल कोण था वो थीटा लिखा था, और p के साथ जितना कोण बन रहा था इससे हमने लिखा हुआ था अल्फा। परिणामी पहले वाले सदिश के साथ जितना कोण बना रहा था उसे हमने अल्फा लिखा था। क्वेश्चन में कंडीशन दे रहा है इस वाली स्थिति में, यदि वेक्टर p और वेक्टर q आपस में बराबर हो जाए
ठीक है, यानी दो सदिश बराबर होने का मतलब उनके परिमाण बराबर। अगर दो सदिश बराबर होंगे ना, इसे पी नहीं लिखेगा, पी लिखने में गड़बड़ हो जाएगा। हमें केवल परिमाण बराबर करना है। दो सदिशों को बराबर लिखने का मतलब एक दूसरे के समांतर हो, दिशा समान और परिमाण भी बराबर। हम केवल परिमाण लेके चल रहे हैं। अगर वेक्टर p और वेक्टर q दोनों के परिमाण बराबर है, ऐसे केवल मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, तब हम क्या कर सकते थे, हम कोण के लिए सूत्र लिखा करते हैं परिणामी की दिशा के लिए, tan अल्फा बराबर जिसके साथ कोण बनता है उसका उल्टा वाला लिखा जाता है ऊपर, क्योंकि सामने इस तरह से आता है, ये लिखा जाता है q sin थीटा बटे में p प्लस q cos थीटा, ऐसे लिखते थे। और क्योंकि p और q तो आपस में बराबर है, परिणामी उनके परिणामी ही लिखे, सॉरी उनके परिमाण बराबर है, मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, और नीचे हम मैग्नीट्यूड से लिखे हुए, तो जहां पर p लिख रहा है उसे q में कन्वर्ट कर दीजिए। ये लिखा जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा डिवाइडेड बाय q प्लस q cos थीटा। डिनोमिनेटर में q कॉमन है, इसे कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए। इससे आपको मिलेगा tan अल्फा बराबर sin थीटा और बटे में आएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। ये वाला पार्ट इरेज कर लें। हमने क्लास 10 लेवल में फार्मूला पढ़ा है, यहाँ sin 2 थीटा के लिए हमने सीखा था, और एक cos 2 थीटा के लिए फार्मूला पढ़ा था। sin 2 थीटा के लिए फार्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा के इस केस में जो फार्मूला हम यूज कर रहे हैं वो होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ 2 थीटा था तो फार्मूले में थीटा आता था, अगर थीटा ही लेके स्टार्ट करेंगे तो फार्मूले में थीटा बाई 2 आएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा बाई 2 यहाँ पे, और डिवीजन में लिखा हुआ है नीचे 1 प्लस cos थीटा, इसे हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। 1 पहले से था, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बच गया, 2 से 2 गया और 1 cos थीटा बाई 2 ऐसे हटा दिया। आपके पास जो बचा sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये लिखा जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो अगर दो सदिशों के परिमाण बराबर हो, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और अगर वो एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पर एक्टिव है, कार्यरत है, तो उनका परिणाम ही दोनों के साथ बराबर कोण बनाएगा। एक के साथ थीटा बाई 2, दूसरे के साथ भी थीटा बाई 2। ठीक है, सॉरी, जब दो बलों के परिमाण बराबर, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, जब दो बलों के परिमाण बराबर होते हैं तो जब दो बलों का परिमाण बराबर होता है तो परिणामी दोनों से बराबर कोण बनाता है, परिणामी दोनों से बराबर कोण बनाता है। If two vectors have equal magnitudes, the resultant makes or subtends equal angles with each vector. चले अगले पर, नंबर 5, केस नंबर 5। केस नंबर 5 में दो केसेस एक साथ सॉल्व होंगे। एक, या तो वेक्टर p वेक्टर q से बड़ा हो जाए, या वेक्टर q वेक्टर p से बड़ा हो जाए। ठीक है, कोई भी एक केस सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट में दोनों पे लिख लेंगे। ठीक है, केस नंबर 5 है, पांचवी स्थिति है p इज ग्रेटर देन q। ठीक है, p ग्रेटर देन q अगर आप लेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या लिखा जाता है यहाँ पे, q sin थीटा, डिवीजन में आता है e प्लस प्लस है कि माइनस है, e प्लस q cos थीटा। ठीक है, और हमने लिखा कि p q से बड़ा है, ये डिनोमिनेटर ऑलरेडी q से बड़ा है, दिख रहा है नीचे जो दिख रहा है p प्लस q ना, ये p ऑलरेडी q से बड़ा है, इसीलिए अगर आप इसे q के बराबर लिख दें तो जो आंसर आएगा, ये जो आंसर एग्जैक्टली जो एंगल आना चाहिए वो p के लिए आना चाहिए,
और अगर आप p से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो रेशियो होगा ये पहले वाले आंसर से बड़ा है। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर में अगर p एक्चुअली अगर लिखा होता तो जो वैल्यू आती है छोटी होती, क्योंकि डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, p ग्रेटर देन q है। अगर p की जगह सॉल्व करने के लिए q को पुट करना है तो सिंपलीफाई करना आसान हो जाता है, लेकिन आप q जो पुट कर रहे हो p से छोटा है तो डिनोमिनेटर पहले के कंपैरिजन में छोटा हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो डिवीजन के बाद वाला नंबर पहले से बड़ा है। और tan की वैल्यू tan 0 पर 0 होती है और उसी के बाद कंटिन्यू बढ़ती जाती है, 45 पर 1 होती है, 90 वाले पर इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे जैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी एंगल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ जो एंगल बढ़ रहा है हम इसमें छोटा वाला केस लेके चलेंगे, और क्योंकि p बड़ा है बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें इनइक्वालिटी में। यहाँ पहले नंबर पर हम पुट करेंगे p q, यानी हमने जानबूझ के इसको डिनोमिनेटर को छोटा पुट किया है। यहाँ जो आंसर आएगा पहले से बड़ा आएगा और ये एंगल भी बड़ा आएगा। ठीक है, हम उसको रिवर्स में छोटा करके लिखेंगे। यहाँ p पुट करेंगे तो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, tan अल्फा आया था θ/2, जब p बराबर q पुट करके सॉल्व किया था तो यहाँ था tan अल्फा tan θ/2। ठीक है, चौक लगा लेकिन ना कहीं। देखिए हमने tan अल्फा tan थीटा, ये थोड़ी देर पहले प्रूफ इसमें डाल दी थी। ठीक है, tan अल्फा tan θ/2 जो हमने पाया है ये p q रख करके पाया। अगर आप यहाँ पर p पुट करते तो जो आंसर आता वो इस वाले आंसर की तुलना में tan θ/2 की तुलना में छोटा आता। ठीक है, तो अगर आप ये p ग्रेटर देन q वाला केस लेके चलते तो tan θ/2 अभी जो tan अल्फा के बराबर है तब इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तब हम यहाँ लिखेंगे tan अल्फा इज लेस देन tan θ/2। सही लिखे उल्टा लिखिए? सच्ची हमने लिखा p ग्रेटर देन q, p q से बड़ा है, हमने उसे सॉल्व करने के लिए p q लिखा, यानी छोटी वाली वैल्यू लेके स्टार्ट की। छोटा वैल्यू रखने से जो डिवीजन है वो पहले कंपैरिजन में बड़ा हो गया, नंबर बड़ा होगा तो tan एंगल भी बड़ा आएगा। ठीक है, वापस p ग्रेटर देन q वाली कंडीशन रखने पर ये एंगल छोटा हो जाएगा। छोटा दिखा है लेकिन हमको तो सही दिखाई दे रहा है। चलो अभी आगे बढ़ाते फिर देखो, हमको तो बिल्कुल फिट दिख रहा है, फंसे में तो बिल्कुल मालूम हो जाएगा। देखिए तो tan अल्फा की वैल्यू अगर tan θ/2 से छोटी अगर हम लेते हैं तो ये लिखा जाएगा अल्फा इज लेस देन θ/2। अल्फा इज लेस देन θ/2 का मतलब होगा जो हम यहाँ पर रिजल्टेंट बनाएंगे इस तरह से, एक बार वेक्टर p है दूसरे साइड वेक्टर q है, और क्योंकि हमने लिया कि वेक्टर p वेक्टर q से बड़ा है थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए। ऐसे देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा। जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा, समांतर चतुर्भुज के साथ दिखाएगा, ज्यादा एग्जैक्ट दिखेगा ऐसे। ये है हमारा वेक्टर r, टोटल जो कोण था वो थीटा था, और इसे आप देख के समझ सकते हैं कि अगर p और q के परिमाण बराबर होते तब ये θ/2 होता, लेकिन जैसे जैसे p की वैल्यू आप बड़ी लेते जाएंगे ये जो आपका परिणामी है इसकी तरफ ज्यादा झुकता चला जाएगा। यानी जो कोण अल्फा बनाएगा ये जो θ/2 एंगल पहले होना चाहिए था उससे छोटा है। ये जो अल्फा बना रहे हैं ना यही तो अल्फा है। जैसे जैसे आप p के मान को बड़ा करेंगे q के कंपैरिजन में परिणामी इसकी तरफ ज्यादा झुकाव होता जाएगा, इसका रिजल्टेंट का झुकाव इधर बढ़ने के कारण अल्फा छोटा होता जाएगा। अगर p और q बराबर होते तो अल्फा पहले कभी इधर की तरफ आता तब कोण बड़ा होता अल्फा, क्योंकि p का मान बढ़ गया परिणामी ज्यादा झुक गया इसलिए अल्फा पहले से छोटा हो गया, यानी जो θ/2 सिचुएशन थी उससे छोटा आ गया। अल्फा इज लेस देन θ/2। सही, डायग्राम में भी करेक्ट है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। तो जब p ग्रेटर देन q यानी कोई भी बड़ा सदिश लेकर के चलोगे, यहाँ पर हमने p q पुट करके पहले सॉल्व किया है, इनइक्वालिटी को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अगर आप p q पुट कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा ओरिजिनल आंसर की तुलना में ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ p ओरिजिनली पुट होता तो छोटा आता, हमने उल्टा आपको समझाया था। ठीक है, p बराबर q पुट किया, हमने छोटा वैल्यू पुट किया p की जगह पर, डिवाइड करने पर जो नंबर है पहले से बड़ा होगा, नंबर बड़ा होने से एंगल भी बड़ा होगा, लेकिन जब इसमें p को पुट करेंगे तो छोटा बनेगा। और हमने यहाँ लिखा है tan अल्फा इज लेस देन tan θ/2। समझ में आया?
उल्टा वाला नहीं दिखाई दे रहा? चलो ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है, एक ये वाला और इसका सीधा इधर आना, ये समझ में आएगा फिर डायरेक्ट। tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अब फिर डायरेक्टली से लिखेंगे tan अल्फा इज लेस देन tan थीटा बाय 2, हेंस अल्फा इज लेस देन थीटा बाय 2। अगर ये नहीं दिख रहा, ये वाला तो जरूर से समझ में आएगा कि अगर p और q बराबर होते तो अल्फा का मान थीटा बाय 2 के बराबर होता। अगर परिमाण बराबर होते, वेक्टर नहीं, केवल परिमाण बराबर होते तो अल्फा एक्जेक्टली थीटा बाय 2 के बराबर होता। लेकिन जैसे जैसे p का परिमाण बढ़ेगा, परिणामी इसकी ओर ज्यादा से ज्यादा झुकता जाएगा, विकर्ण उसी तरफ ज्यादा होता जाएगा, और यहाँ जो परिणामी जो p के साथ बना रहा एंगल ये छोटा होता जाएगा, यानी थीटा बाय 2 से कम हो जाएगा। अल्फा विल बी लेस देन थीटा बाय 2। छोटा कोण तथा छोटे बल के साथ बड़ा कोण बनाता है। दो बल सदिशों का परिणामी बड़े बल के साथ छोटा कोण, जिसे अल्फा वाला बना छोटा हो गया, और छोटे बल के साथ बड़ा कोण बनाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। इसे हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर्स या दो सदिश हैं, दो बल सदिश हैं, तो उनका परिणामी हम कैसे गतिविधि से या एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं। इसका दूसरा तरीका आपने पढ़ा हुआ ना, समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम का, और उसे हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अगर कोई भी दो बल सदिश हैं और वो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाओं के अंतरिक्ष परिमाण और दिशा में व्यक्त किए जा रहे हों, तो उनका जो परिणामी होगा समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण की दिशा में और उसके परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हमने ग्राफ वाले में किया हुआ है। अगर आपके पास दो डायग्राम के साथ बना हुआ है, अगर आपके पास दो बल सदिश है, वेक्टर p और वेक्टर q, और ये दोनों किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, बस यह नाम जोड़ने की जरूरत होती है, OABC एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी दो आसन्न भुजाओं वेक्टर OA और भुजा OA और OC के अनुदिश परिमाण में और दिशा में व्यक्त किए जा रहे हैं, O से A की ओर, O से C की ओर। ठीक है, तो इनका जो परिणामी होगा इन दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु यानी O से गुजरने वाले विकर्ण के अनुदिश परिमाण और दिशा में व्यक्त किया जाता है। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो न्यूमेरिकल लगाए फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन है और ये बहुत इजी है, क्वेश्चन को सुन करके आपको कंडीशन याद होना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है 30 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बलों का, दो बल है, एक वेक्टर p कर दीजिए, दूसरे को वेक्टर q, दोनों का जो परिणामी है अधिकतम और न्यूनतम दोनों ज्ञात करना। क्वेश्चन में लिख रहा है वेक्टर p इज इक्वल टू 30 न्यूटन, वेक्टर q इज इक्वल टू 20 न्यूटन, दोनों का अधिकतम परिणामी बताना है, यानी कि p प्लस q, ये अधिकतम होता है, और दोनों का न्यूनतम बताना है, यानी कि p माइनस q। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया सिर्फ मैथमेटिकली। क्वेश्चन है, ये भारत भारती पब्लिकेशन का पेज नंबर 69, उदाहरण नंबर 1 लिखा है 30 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बलों का अधिकतम और न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तरीका बहुत सिंपल है, दो सदिशों को जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ दीजिए 30 प्लस 20। आप चाहे पूरा केस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अधिकतम परिणामी तब आएगा जब दोनों समांतर होंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप पूरा पुट करके r इज इक्वल टू √t स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री, इतना पूरा सॉल्व करेंगे तब इस फॉर्मूले पहुंच करेंगे। याद रखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए। यहाँ लिखेंगे अधिकतम परिणामी बराबर p प्लस q, यह आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। यहाँ न्यूनतम परिणामी का सूत्र है p माइनस q, इसकी जगह पर लिखा जाएगा 30 माइनस 20
और आपका आंसर बन जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, आप केस पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिखा था उसी को डायरेक्टली यूज कर आप पूरा लिख सकते हैं। अधिकतम परिणामी की स्थिति में cos थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात कर रहा है। और न्यूनतम परिणामी की स्थिति में cos थीटा इज इक्वल टू -1, यानी थीटा इज इक्वल टू -180। जब दोनों की दिशाएं विपरीत हो तो जोड़ने की जगह पर घटाया जाए। आ जाइए उदाहरण नंबर 2, सेकेंड एग्जांपल में बता रहा है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बल किसी कण पर आपस में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि दोनों बल तनाव के टेंशन के, यानी दोनों के कारण खिंचाव हो रहा है, और 10 न्यूटन का बल संपीड़न का तथा 20 न्यूटन का बल तनाव वाला है। तनाव और संपीड़न जो हिंदी में लिख रहा है ना, कंप्रेस करने वाला फोर्स तब कहते हैं जब पार्टिकल की ओर फोर्स लग रहा है, तब इसे बोलते हैं संपीड़न या कंप्रेसिव फोर्स। और अगर इससे दूर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसको बोलते हैं टेंशन। ठीक है, खिंचाव। इसी को पुल कहते हैं। अगर हम अपनी तरफ खींचेंगे तो ये पुल है, और अगर इसे पुश कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं संपीड़न, कंप्रेस करना, दबाव डालना उसमें। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लिख रहा है। लिखा हुआ है 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बल 60 डिग्री पे कोण पर कार्यरत है। एक बल का मान है 10 न्यूटन, दूसरे वाले बल का मान है 20 न्यूटन। इनके बीच जो कोण है थीटा, उसका मान लिख रहा है 60 डिग्री। कंडीशन नंबर 1 में कह रहा है दोनों बल टेंशन वाले हैं, यानी दोनों पुल हैं। हम इस तरह से दिखाएंगे। कंडीशन नंबर 1, इसमें दोनों को पुल दिखाना है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक कण है O, और कण O पर दो बल कार्यरत है, वेक्टर P, वेक्टर Q, और इन्हीं के बीच में कोण है थीटा। इनके परिणामी का सूत्र हमें पहले से पता है। टेंशन का मतलब दोनों बाहर की ओर दिखाए गए, यानी कण पर एक ही दिशा में दोनों लगे लेकिन दूर की तरफ दिखा है, पुश कर रहे हैं। ये लिखा जाएगा, परिणामी का सूत्र है R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये हमारा फार्मूला था। वैल्यूज पुट कर दीजिए। इस वाले केस में आंसर बड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा कितना लिखेंगे भाई? पहला वाला है 10 स्क्वायर, दूसरा वाला है 20 स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 20, और cos थीटा का मतलब cos 60 है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बाकी सॉल्व हो जाएगा। 10 10 are 100 प्लस 20 20 ये बन जाएगा 400 प्लस साथ में आएगा 200। इसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा? 700। यानी कि जो आंसर आएगा वो लिखा जाएगा 10√7। हमारा जो परिणामी आएगा वो 10 करड़ी में 7 या 10√7 न्यूटन का फोर्स होगा। सेकेंड केस, दूसरे वाले में कह रहा है 10 न्यूटन का बल संपीड़न का है, और 20 न्यूटन वाला जो बल है वो तनाव बल है। 10 वाले को संपीड़न लिखेगा ऐसे। वेक्टर P, वेक्टर Q, डायरेक्शन इसकी चेंज कर दीजिए। ये इस तरह से कार्य नहीं कर, इसकी दिशा इधर दिखाइए। ठीक है, ये वेक्टर Q। तो जो दूसरा वाला बल है 20 न्यूटन वाला, उसको कह रहा है कि संपीड़न है। उल्टा तो ये लिखिए, 10 वाला संपीड़न बाकी रहता उल्टा है। वेक्टर Q टेंशन है, बाहर की तरफ दिखाइएगा। वेक्टर P इस डायरेक्शन में।
और इनके लिए एंगल दिख रहा है 60 डिग्री। ये है वेक्टर P, ठीक है। इस तरह से बनाइए। तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई। इस बार एंगल कितना लिखेंगे? ये सॉरी वो क्या बोला? हाँ मैंने पूछा कि अचानक से बस याद है, शुरू हो गया। ठीक है, वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का जो एंगल दिखाना है हमको, इस बार एंगल यहाँ पे दिख रहा है 60 डिग्री दिख रहा है। क्या रियलिटी में 60 होगा? अगर आप इस वेक्टर P को इधर की साइड अगर दिखाएं विस्थापित करके, तो एंगल ये दूसरा वाला बनेगा इस साइड ऐसे। ये वाला आपके लिए एंगल होगा, ठीक है। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच में जो कोण था वो 60 डिग्री का इस तरफ से था, लेकिन जो यहाँ पे एक्चुअल एंगल जो बनेगा वो 120 वाला दिखाया जाएगा। 120 प्लस 60 वापस 180 देगी। तो हम ये वाला एंगल लेके चलेंगे, न कि ये वाला, ठीक है। एक बल संपीड़न का है और एक बल तनाव का है, टेंशन। देखिए इस बार हम थीटा 60 नहीं लेंगे, थीटा की जगह पर लेंगे 120 डिग्री, क्योंकि ये वेक्टर P जो इस डायरेक्शन में दिख रहा है ये आप यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। इसी की समांतर यहाँ विस्थापित कर दीजिएगा, तभी पूरा 120 डिग्री बनेगा। यहाँ लिखा जाएगा cos 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 1/2 था, ये माइनस हो जाएगा -1/2। तब ये आएगा रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट। पूरा यहाँ तक जो सॉल्व किए यही देखिए कर रहे हैं। अगर 1/2 पुट होगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लेकिन क्योंकि -1/2 है ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ लिखेंगे 100 p² हो गया प्लस q² माइनस ये बन जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे ये आपको देगा 300 टोटल, यानी जो आंसर आएगा वो बन जाएगा k√3 न्यूटन। पहले से कम हो गया और होना भी चाहिए। क्या हुआ? परिणामी जो आ रहा है वो पहले की तुलना में कम हो गया, ऐसा होना भी चाहिए। अगर एक ही कण पर दो बल एक ही दिशा में कार्यरत है, दिशा मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में एकदम पैरेलल है, वो एक ही कार्य कर रहे हैं, दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पर एक कुर्सी को रख दीजिए और दो बच्चे उसमें रस्सी बांध कर एक इस कॉर्नर से खींच रहे हैं, इस कॉर्नर की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इसीलिए इसी की तरफ चलेगा, दोनों के बीच में चलेगा, ठीक है। अगर दोनों के परिमाण बराबर है तो बीचों बीच चलेगा, अदरवाइज जिसका परिमाण ज्यादा होगा उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा चलेगा, परिणामी उसकी तरफ झुक जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला केस इसमें कह रहा है एक पुल है, एक तनाव है और दूसरा वाला संपीड़न है, यानी एक कॉर्नर पर एक बच्चा खींच रहा है कुर्सी को, दूसरा वाला उसे इधर की साइड धक्का दे रहा है, तो क्या धक्का वो इधर की साइड चलेगा, अब वो धक्का दे रहा है परिणामी इधर आएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में कोण ज्यादा हो गया, पहले 60 डिग्री का कोण था, कोण जब न्यूनतम 0 डिग्री होता है तो परिणामी अधिकतम होता है। कोण का मान जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते अगर 180 हो जाए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए तो न्यूनतम हो जाता है, यानी कोण जब छोटा होगा तो परिणामी का अधिक आएगा और कोण जब बड़ा होगा तो परिणामी कम आएगा। पहले 60 डिग्री था, अरे सॉरी इस बार पहले 60 डिग्री था तो परिणामी अधिक आया था 10√7। इस बार कोण पहले की तुलना बड़ा हो गया क्योंकि एक तनाव वाला है और एक उसका जस्ट उल्टी दिशा में, वो धक्का देगा उसको, इसलिए कोण 60 नहीं लेंगे कि क्वेश्चन में 60 लिखा P और Q के बीच में उसी को ले लो, वो गलत हो जाएगा। हम दूसरा वाला है क्योंकि वेक्टर P इस दिशा में दिखाया जा सकता है। अब जो कोण बनेगा वो ये वाला थीटा लिया जाएगा 120 डिग्री, 120 लेने के कारण परिणामी का मान कम हो, ठीक है। इसने जो आंसर लिखा पूरा डेसिमल में सॉल्व कर दिया। पहले केस में इसका आंसर आया 26.4 मीटर। अच्छा सार्थक का मिला, वैल्यू लिखा हुआ है कहाँ पे?